अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लास्टा। नाजरीन, जब से नौजवानों के लिए 100 अरब रुपए की कर्जा स्कीम का इजरा हुआ है, हर नौजवान मुस्तकबिल के प्लानिंग करने लगा है और ये सोचने लगा है कि उसको किस तरह का कारोबार करना है। लेकिन इस हवाले से नौजवानों के जहनों में कुछ सवालात भी उभरना शुरू हो गए हैं कि क्या ये कर्जे वाकई मेरिट पर मिलेंगे, क्या ये सियासी बुनियादों की जो तकसीम है इसके बगैर कर्जे मिलेंगे और इससे मुल्क की जो मईशत है इस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। हर कोई इसे सपोर्ट करता नजर आ रहा है। उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी है नौजवानों में। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि अंगूठा निशानात की तस्दीक और चेयरमैन नादरा की बरतरफी के मामले पर वो मुश्तरका सेशन, मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए तैयार है। और नादरा में इंतजामी जो तब्दीलियां हैं इसके मामले को वो कहते हैं कि अंगूठों के निशानात की तस्दीक से मुंसलिक करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि नादरा में इंतजामी तब्दीलियां तब क्यों नहीं की गई जब कराची के हलकों में तस्दीक हो रही थी। जब तस्दीक का रुख लाहौर की जानिब मुड़ा तभी ये तब्दीलियां क्यों की गई। और चौधरी निसार का साहब का ये सवाल उठाना कि नादरा ने अंगूठों के निशानात की तस्दीक के निज़ाम के बगैर ही तस्दीक शुरू कर दी है, तो ये सवाल पहले क्यों नहीं उठाया गया, अब लाहौर की बारी ही क्यों। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कुछ आम खबरें भी शेयर करेंगे क्लासा साहब और काई साहब आपसे। जी काई साहब, सबसे पहले आप बताएं। शादी, एक तो जो इंडियन स्टेट इलेक्शंस हुए हैं बड़े दिलचस्प उनके रिजल्ट्स आए हैं। ख़ासतौर पे एक नई पार्टी की राइज हुई है और कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं हमारी उनके साथ, उस पर हम बात करेंगे कि क्या। और जो एग्जिट पोल्स थे वो कैसे सारे के सारे गलत हो गए, जो अंदाजे और तखमीने लगाए जा रहे थे। तो अवाम क्या सोच रहे हैं, सियासी निज़ाम कहाँ खड़ा है और एक जैसी सूरत हाल है। ज़रा दिलचस्प बातों पे हम थोड़ा सा और रिजल्ट्स पे थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे। और उसके साथ ही जो विजन 2025 है, इससे पहले भी कुछ विजन दिए गए थे, तो अब बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्या ये विजन डिलीवर करेगा 2025 तक, फिर हम इंतज़ार करें। इससे पहले 2007 का एक विजन था, फिर 2011 में भी हुआ, उनका क्या अशर हुआ, इसका क्या बनेगा, इस पे बात करेंगे। ठीक है क्लास साहब, आप क्या बताएंगे आज? जी शाजिया, आज एक तो बड़ा स्कैंडल है जो ये ब्रेक हुआ है, तो उसकी डेवलपिंग स्टोरीज है। मुजारबा स्कैंडल है जो इस्लामाबाद में सामने आया। लाल मस्जिद के सहन में बैठ के जो कुछ या मुफ्तियों ने कुछ 6.5 अरब रुपए का फ्रॉड किया है पाकिस्तान के लोगों से। और मोस्टली इसमें जो लोग हैं, जो मेरा ख्याल हैरानी की बात हो रही है, उनका ताल्लुक ज़लज़ला ज़दगान इलाकों से है। सो वो देखेंगे कि उनके पास 6 अरब रुपए कहाँ से है। वो तो कहते थे हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, 6 अरब रुपये वहाँ से निकला है और बैंकॉक पहुँच गया है। और इससे रिलेटेड ये कि 35 या एक सीक्रेट एजेंसी, पाकिस्तान की प्राइम सीक्रेट एजेंसी है, उसके 35 अफसरान जो हैं ब्रिगेडियर से लेके मेजर तक, वो भी इस स्कैंडल में लुट चुके हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों के लिए एक यूनिक केस होगा। कल कॉलम भी आपने लिखा था इस पर, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम था। ये कॉलम उस पर था और आज उसकी जो डेवलपिंग स्टोरी है कि इसमें जो अब मजीद इंकशाफात हो रहे हैं, उसमें 35 के करीब उसमें ब्रिगेडियर से लेकर मेजर तक अफसरान शामिल हैं उस सीक्रेट एजेंसी के। वो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। डेवलपिंग स्टोरी है कि उसमें और कौन कौन, एक बहुत बड़े लाहौर के आलम दीन का नाम भी आ रहा है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। कौन बहुत बड़े आलम दीन है, वो भी इस स्कैंडल में लुट चुके हैं। एक तो ये आपके साथ शेयर करेंगे और प्लस नादरा के हवाले से फॉलो अप है हमारे पास बड़ा एक अच्छा सा, जो इसी मेन स्टोरी के साथ हम अटैच करेंगे कि क्या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो मातहत कर दिया गया स्पीकर कौमी असम्बली के। क्योंकि ये कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आजाद सादिक की ये खुफिया मुलाकातें जारी हैं आजकल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के ऑफिस के उनके ऑडिटर से। और तारक मलिक के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की जा रही है, तो वो वहाँ पे ऑडिटर्स जो हैं वो बैठ के कर रहे हैं, जिनका ये रोल बनता नहीं है कि वो जाएँ और स्पीकर कौमी असम्बली से खुफिया मुलाकातें करें, चार्जशीट तैयार करें। तो बुलंद अख्तर राना साहब के इस ऑफिस पे बहुत बड़े सवाल निशानात आना शुरू हो गए हैं कि क्या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का जो इदारा है वो मातहत है स्पीकर कौमी असम्बली के, उसकी कितनी इंडिपेंडेंट उसकी हैसियत रहेगी है। उस पर बात करेंगे कि कैसे कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के ऑफिस को कि महज पॉलिटिकल गेंस के लिए। और टाइम मिला तो ये भी बताएंगे आपको कि बलूचिस्तान में कितने इस वक्त बिजली के बिल जो हैं आउटस्टैंडिंग हैं, उनका मेरा ख्याल जो फिगर है वो इतना बहुत बड़ा फिगर है, शायद वो सुन के हमारे लिए उसमें भी हैरानी हो। तो ये 3 स्टोरीज हैं ये शायद जो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज सबसे पहले हमने बात करनी है नौजवानों के लिए। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूथ प्रोग्राम जो है 100 अरब रुपए की कर्जा स्कीम का इजरा किया है, नौजवान बहुत कायसा खुश नजर आ रहे हैं। मुआशी इनकलाब कहा जा रहा है इस प्रोग्राम को।
माशी इनकलाब तो पता नहीं आए ना आए, मगर मैं इसको इसलिए कहता हूँ कुछ तो मिले लोगों को, लेकिन सवाल यह है कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। पिछली दफा जो ये स्कीमें आई थी तो उसमें हमने देखा कि उसमें बड़े बैंकर्स के नाम आए, बड़ी करप्शन हुई। इसको एक तो इससे बचाया जाए, दूसरी बात यह कि टर्न अराउंड वगैरह होने वाली बात नहीं मुझे नजर आती। एक तो बात यह कि अगर समाज की निचली परतों में पैसा किसी शक्ल में भी जा रहा है तो आई विल अप्रिशिएट दैट एज अ मैटर ऑफ माई जो सोच है। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि इससे आपको बहुत बड़ा टर्न अराउंड कर लेंगे, अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे यूरोप और अमेरिका में जो बुरान आया था, उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पंप किए उन्होंने। इस वक्त आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि इवन जापान जैसे मुल्कों में जीरो इंटरेस्ट, गोया अगर आप कर्जा लेने जाते हैं बैंक से तो ऑलमोस्ट 1% इंटरेस्ट है, 8% है, 7% हुकूमत जो है वो उसको पे करेगी, 1% वो करेगी। हाँ, ये उसमें जो इसकी कंडीशंस हैं। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो सिलसिला हुआ है वो हुआ ये है कि आप जाते हैं कर्जा लेने इवन एडवांस्ड मुल्कों में तो वो कहते हैं जनाब ऑलमोस्ट ले जाए, ऑलमोस्ट फ्री मनी है, इट्स अ फ्री मनी बट नोबॉडी इज टेकिंग। उसकी वजह यह है कि आप कैसे किक स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी को। किक स्टार्ट करने के लिए मैं आप कर्जा स्कीमों के जरिए तो नहीं कर सकते, मगर मैं फिर भी ये कहूंगा कि भाई कुछ लोग जो है उनको कुछ पैसे मिलेंगे, अच्छी बात है, नॉट बैड। देखिए मेरी बात यह है कि इस समाज में जितना पैसा पैदा होता है वो क्लास साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, वो सारा के सारा तो ऊपर खाया पिया जाता है, कभी सिक्योरिटी के नाम पे खा लिया, सवाल के इसकी जो तकसीम है वो सियासी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रोग्राम पर इसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए तो मुआशी इनकलाब आ सकता है, नौजवानों के लिए रोजगार के बड़े मौके खुल सकते हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं शाहजहां, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसमें कैसे मौके खुले, क्या करेंगे? 100 रुपया आप दे रहे हैं, हाँ। एक नौजवान को 5 लाख रुपया देंगे। बिजली के बिल्स का आपको अंदाजा है 18 से 20 रुपया आपने कमर्शियल यूनिट किया हुआ है, हाँ। गैस की कीमतें दे, इतने में उसको दुकान मिल रही, मतलब न वो क्या करेगा, पकौड़े लगाएगा वो कोई। 20 लाख रुपए तक मिलना है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, इसमें वो क्या करेगा? 20 लाख रुपए हर एक को तो नहीं मिलने, उसका अपना क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ, तो क्या पूरा मुल्क अब कारोबार पे शुरू हो जाएगा? या आप उनको पैसे देंगे? आपने आइडेंटिफाई किया है कि वो क्या काम करेंगे, किस तरह का काम करेंगे? मैं तो इसको ये समझता हूँ, जैसे साहब भी कह रहे थे 55 प्लान्स दिए हैं, 55 उन्होंने प्लान्स दिए हैं कि ये प्रोग्राम आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी का भी अगर कोई आपके माइंड में प्लान है इसमें मैं एक शाहजहां जी प्लीज एक जी बात करें सर आप। क्लास साहब, ये पिछली दफा जो माइक्रो फाइनेंस के कर्जे थे ना, इसमें क्या हुआ, बहुत से ने तो अब अपना नाम बदल लिया, बहुत सी इस किस्म के बैंकों ने। अब करते क्या थे जी कि बीच में एक मिडल मैन हो जाता था, वो कहते यार आपको लाख रुपए या दो जो जितने भी बनते हैं वो दे दें, इतने आप हमें दे दें, इतने आप ले लें। उसके बाद लेट नाइट रिकवरी शुरू होगी। मेरा कंसर्न ये है कि ठीक है जरूर दें, लोगों को दें, बेरोजगारों को पहले ही हम उन्हें कोई राइट्स नहीं दे रहे, अगर 4 टके दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अलग बहस है कि वो आगे किक स्टार्ट इकोनॉमी कर। इकोनॉमी इज अ ह्यूज इशू, इकोनॉमी इज अ ह्यूज इशू। इसमें सिर्फ ये है कि बैंकर्स को करप्शन से रोका जाए। खबरें ये आ रही हैं, सीना गजट कल मैं एक जगह बैठा था, मैं नाम नहीं ले सकता, वो अभी से काम शुरू होगा जी, इतने हमें दे दें तो बाकी आप ले, तो ये बैंकर्स को कौन रोकेगा? इसको शफाफ रखना चाहिए गवर्नमेंट। ये बड़ा बुनियादी सवाल है इसकी शफाफियत का। क्लासर साहब, ये तो चले आप 1 से 20 लाख दे रहे हैं, हाँ। इसहाक डार साहब जवाब देंगे कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो इनके सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख वाले जो बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, जो पाकिस्तान से बिजनेस खत्म करके चले गए, जिनके पास पैसा था, जिनके पास रकूम थी, क्या उन वजूहात के उन्होंने देखा कि इनका ख्याल है यहाँ पे 100 रुपए से लोगों को लाख 2 लाख रुपए देने से ये यहाँ पे कारोबार रिवाइव कर लेंगे? इस मुल्क की इकॉनमी बड़े बुरे तरीके से हिट हो चुकी है। हालत ये हो चुकी है, FBR के पास अभी तक इन्होंने अपना सिस्टम नहीं डेवलप कर सके। अभी तक मेरे टैक्स रिटर्न जमा करवाने हैं, अब इनका ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये आपको बता रहा हूँ, जुलाई से शुरू हुआ है काम, 4-6 महीने हो गए, ये अपना सिस्टम नहीं डेवलप कर सके कि लोग टैक्स आके रिटर्न जमा करवाएं, और ये कह रहे हैं कि हम आपको इकॉनमी ठीक करें। ये जैसे काजी साहब कह रहे हैं, ये मुझे याद है, हम यूनिवर्सिटी में होते थे, हमारा एक दोस्त होता था, उसने भी यही काम किया था। वो तमाम दोस्तों को उसने कर्जे लेके दिए, और बाद में वो तमाम दोस्त जलील हुए। अपनी किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने कोई कनाल बेची, किसी ने कोई गाड़ी बेची, किसी ने कोई माँ बाप के जेवर बेचे, और जाकर बैंकों को सूद समेत उसने पैसे दिए। इवन यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे प्रोसीडिंग हो रही थी कि मैंने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर्जा लेकर अपने बच्चों की शादी की थी। ये चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा कोर्ट रूम में कहा हुआ है। ये तमाम पैसा जो आप दे रहे हैं इनको, ये तमाम उसमें लगेगा, ये एक्टिविटीज में लगेगा, मां सिवाय कारोबार के। मेरे बहुत सारे दोस्त, हमने यूनिवर्सिटी में यही काम किए थे, हमें कर्जे लिए थे, जैसे काजी साहब कह रहे 20-20 हजार रुपया हमने दिया था, 20-20 हजार रुपया दिया था। दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। शायद 2-4 लाख में कर्जा नहीं हो सकता। 2-4 लाख में आप अब रेडी खोल सकते हैं, रेडी बना लेंगे आप, थड़ा खोल लेंगे कोई छोटा सा। बाद आकर हम बात करते हैं छोटी सनतें लगाने की भी, छोटी फैक्ट्रीज लगाने की भी बात की गई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
खुशामदीद। ये सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल वैलिड है कि जो लोग अपना सरमाया, अपना कारोबार यहाँ से दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, यहाँ के हालात नहीं हैं अच्छे, दहशतगर्दी यहाँ पर बहुत है, तो इन हालात में ये नौजवान जिन्हें कर्जा दिया जा रहा है वो यहाँ पर कारोबार कैसे करेंगे? काजी साहब, इसका मतलब है किसी भी प्रोग्राम के पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है शुरू करने के पीछे। इलेक्टोरल वादा था उनकी, आखिरी जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर साहब की इलेक्ट होने से पहले इस्लामाबाद में, हाँ। तो उन्होंने वादा किया था भाई इसको हमने ठीक है बड़ी अच्छी पूरा किया। बाकी बात यह है कि देखिए इन्हें अब कर लेने दे सारे जतन, अब इनके हाथ में है। इन्होंने कहा था हम इकॉनमी टर्न अराउंड करेंगे, अब ये है ये ड्राइविंग सीट पे मुस्लिम लीग नून जो है वो ड्राइविंग सीट पे, हाँ, लिहाजा हम ये तो कह सकते हैं जी कि क्लासेस साहब कहेंगे ये स्कीम नाकाम हो जाएगी, मैं कहता हूँ जी कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है, ये हमारी जगह, मगर कौम देख रही है, टर्न अराउंड हमें चाहिए और वक्त तेजी से गुजर भी रहा है। और शुरू में इन्होंने ये भी कहा था जी कि अभी 1 महीना हुआ तो आपने हमारा एहतसाब शुरू कर दिया, तो अब हम ये देखते हैं कि ये स्कीम आएगी और अगर इकॉनमी टर्न अराउंड होती है तो सामने आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ क्लास अब जितनी भी इस पे वो तनकीद कर ली जाए, क्रिटिसाइज कर लिया जाए, जो हमारी यूथ है वो इसको बड़ी सपोर्ट करती नजर आ रही है। इस यूथ को समझ आ जाएगी, हम भी उस यूथ में शामिल थे। मैं अपना बता रहा हूँ आपको, हमारा दोस्त है यूनिवर्सिटी में, उसने भी अपने दोस्तों को ये कहानी डाली थी, लाख लाख रुपए के कर्जे मिल रहे हैं, 3% है, सब ने पैसे लिए, किसी ने कोई ना किसी काम पे लगा दिए, किसी ने किसी काम पे लगा दिए। उसके बाद मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ज़ाती तजर्बात से बता रहा हूँ, जितने बुरे तरीके से वो पैसे रिकवर हुए और वापस किए गए। आपकी इकॉनमी में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं बता रहा हूँ बार बार, कि आपके बिजली के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई कहीं चली गई है। अब कैसे 5 लाख रुपए में चले? आप मुझे सजेस्ट करें कि एक ब्यूटी पार्लर खोल सकता है, शायद ये मुमकिन है, वो खोल रहे हैं कुछ नौजवान। इसके बाद अच्छी सब्जी की दुकान लगाने के लिए भी जो हिसाब किताब हो चुका है, उसके लिए 2-3-4 लाख रुपए आपको चाहिए। हुकूमतों का काम करने के ये नहीं है, हुकूमतों को चाहिए एनवायरनमेंट दें। ये बड़ी बड़ी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट लेके आए, अपने मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, बाहर से फौरन आप सरमायाकारी लेके आए, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करेंगे। MA पास आदमी क्या कर सकता है? आप शहरों की हालत देख लें, अभी आप जो बिजनेसेस का आप वो देख लें, इनका रेवेन्यू इनके कम हो रहे हैं, खुद इन्होंने माना है इसमें इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में। इसाक डार साहब क्यों सच नहीं बोलते कौम के साथ, क्यों वो झूठ बोलते जा रहे हैं? बताएं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में इनके सामने स्टेट बैंक जो फिगर लेके आता है, अब वो फिगर इनको क्या बता रहे हैं? हमारे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर के साथ तबाही फिर रही है उसके बारे में क्यों नहीं बताते? जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है पाकिस्तान से क्यों नहीं बताते लोगों को? और जो आपके फॉरेन रिजर्व हैं, बिल्कुल अच्छा लोग कह रहे हैं 8 अरब डॉलर हो, भाई 8 अरब डॉलर नहीं है, उसमें 5.4 बिलियन डॉलर वो जो उसमें रिजर्व है वो प्राइवेट बैंकों के पास पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पास नहीं पड़ा हुआ। इन्होंने उसको भी अपने पास शामिल किया हुआ है कि शायद कल को हम ले लेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का 3 बिलियन डॉलर से कम का इनका वो हो चुके हैं, इनके रिजर्व हो चुके हैं। ये बेसिकली ये पॉलिटिकल ब्राइब है जो पीपल्स पार्टी ने दी थी बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, कि लोगों को कुछ दे दिया जाए, थोड़ा सा दे दिया जाए जी। उन्होंने तो बहुत थोड़ा दिया था, ये कुछ ज्यादा दे रहे हैं क्लासा साहब, उन्होंने तो बहुत कम दिया था। उन्होंने तो खैरात दी थी ना, ये तो कर्जा दे रहे हैं, ये तो कर्जा दे रहे हैं जिन्हें वापस भी करना है। जिन्होंने ये वादा किया था कि राइट्स देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, उन्होंने खैरात पे लगा दिया 1000 रुपए की। जी एक आपको याद होगा नीली पीली टैक्सी स्कीम की आपने बात की, वो अफगानिस्तान में चलती रही है, पूरे का पूरा बैंक सेक्टर तबाह हुआ था। इसमें पता है बैंक क्यों भाग के आ रहे हैं? हर बैंक कह रहा है, नवाज शरीफ साहब भी उस दिन कह रहे थे कि स्टैंडर्ड चार्टर ने कहा जी हम भी करेंगे, और भाई वो इसलिए करेंगे कि 8% तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, आप कह रहे हैं कर्जा दे रहे हैं, 8% तो हुकूमत पाकिस्तान पे करेगी, वो लोगों की जेबों से जाएगा। बैंक 60% करेगी जो इंटरेस्ट है वो 7%, सॉरी अब 7% जब हुकूमत पाकिस्तान से जाएगा तो बैंक अंधे हैं, वो तो भागेंगे। 7% मुफ्त में पाकिस्तान हुकूमत से पहले से उनको पैसे मिल रहे हैं, एक सब्सिडाइज लोन हो रहा है। आप मेहरबानी फरमाएं इस मुल्क में एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप इस तरह का माहौल पैदा करें, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कम करें। बिग इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं, आपने दुकान थड़े, आपने ब्यूटी पार्लर, इनके लिए लोन देना शुरू कर दें और मैसिवली ये मिस यूज होंगे। मैं आपको जाती तजर्बे से बता रहा हूँ, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहता हूँ ये बात अदालत में कि मैंने हाउस बिल्डिंग का पैसा उठा के बच्चों की शादी पे लगाया है, इससे अंदाजा कर लें कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और किस तरीके के पैसे डिवॉल्ट कहाँ के कहाँ होते हैं। मैं आखिरी एक फिक्र, पिछली गवर्नमेंट ने 750 अरब रुपए की छूट दे दी बड़े बिग जो बिजनेसेस हैं, जो SROs के जरिए, ठीक है जी। इसके बाद जो है 1001 अरब रुपया जो है खा जाती है यहाँ की बिजनेस क्लास, अकॉर्डिंग टू FBR तो 500 अरब कहते हैं, आम इंडिपेंडेंट लोग कहते हैं 1000 वो खा जाते हैं। तो यहाँ क्या हो सकता है? और क्लासरा साहब, आई हैव नो इल्यूजन्स, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस हैं।
क्या वो ये जो इलेक्टेड हमारे आए हैं, अभी जिस तरह हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे थे कि हजूर इनकलाब करके नहीं आए, इलेक्शन जीत के आए हैं, तो काम उतने ही कर सकते हैं जितना हो सकता है। क्या फायदा होता है। आई डोंट थिंक दे कुड हैव डन अदरवाइज। अगर ये कर लें तो हम इनके साथ हैं, ये बोल अगर हम और हम दुआ गो भी हैं। हाँ, अगर हम आज अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्कीम का इजरा हो गया है, नौजवान नस्ल बड़ी जो एक्टिव नजर आ रही है, कल अगर कुछ अच्छा होगा तो उसकी तारीफ कल अच्छा होगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे, कुछ बुरा होगा वो भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, चौधरी निसार का साहब ज्वाइंट सेशन बुलाने को, मुश्तरका इजलास बुलाने को तैयार है। कहते हैं कि नादरा की जो इंतजामी तब्दीलियां हैं, इनका अंगूठों के निशानात की तस्दीक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो तब्दीलियां ये तब क्यों नहीं की गई जब कराची में ये तस्दीक हो रही थी? वकील हैं तारिक साहब के, उन्होंने जो बात आज कही है, जो खबर आई है, उन्होंने कहा जी कि ये इल्जाम उन्होंने उस वक्त नहीं लगाया था जो उनको निकालने का इल्जाम है कि इनकी अपॉइंटमेंट गलत हुई थी। उस वक्त ये जिस वक्त ये क्लासा साहब ने स्टोरी जब ये ब्रेक की थी हमारे प्रोग्राम में, तो उस वक्त ये इल्जाम नहीं था। अब ये कहते हैं जी कि ये इनका वो ठीक ही नहीं हुआ, अपना सिस्टम ठीक नहीं है। नहीं, इन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट ही ठीक नहीं हुई थी, ये लगाया जा रहा है। बात ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप इतने सेंसिटिव क्यों है इस बारे में। अब एक आपने इशू और खड़ा कर दिया, अब इस पे जो है वो कह रहे हैं जी हम पार्लियामेंट का इजलास, एक नादरा एक इदारा है, बड़ा अहम इदारा है, और उनके बारे में बादिल नजर में सबसे अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं। जो तारिक साहब है, तारिक मलिक गालिबन उनका नाम है यकीनन, तो वो बताया जा रहा है कि उन्हें कोई अवार्ड भी मिला है, ही इज वेरी, उनकी एक्सपर्टीज पे कोई बंदा अगर उनको इस तरीके से एग्जिट करता होता है उनका, तो क्या कोई इस मुस्लिम लीग नून को जो है ये कौन मशवरा दे रहा है? ठीक है, ये बात तो तय होगी कि अब ये फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि सही जब 2 नंबर इस्तेमाल हुई है तो आप चेक तो कर ही नहीं सकते। अगर आखिर में क्या होगा, या इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ तो क्या हुआ, पता चला जी सही 2 नंबर थी, लिहाजा आप आराम करें, अगले इलेक्शन में हम सही ठीक करवा देंगे, ओके हमने ये तफल तसल्ली ले ली। अब इसमें भी यही होगा, लेकिन अगर आप इनको इस तरीके से इनका एग्जिट करते हैं, इनको इस अंदाज से निकालते हैं, तो आपको कौन नेकनामी देगा? इसलिए मेरे ख्याल में साहब अयाज सादिक से खुफिया मुलाकातें, क्या मामला है सारा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से, इसी से बल्कि हाँ इसी से रिलेटेड है। शाजिया बड़ा है मेरे लिए एक तरह की शॉकिंग चीज़ है कि मैं बुलंद अख्तर राना साहब का बड़ा मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े दबंग वो ऑडिटर जनरल, मैं समझता था कि हैं और हैं भी सही, बहुत सारे मामला में डट भी जाते हैं, कहीं नहीं भी डट सकते तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं उनके साथ। मेरा बड़ा अच्छा तल्लुक है उनके साथ, अगर सुन रहे हैं तो यकीनन उनको मेरी बातों से तकलीफ होगी, मैं पहले से माजरत कर लेता हूँ, लेकिन बात करनी पड़ेगी। ये कब से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का इदारा जो है ये स्पीकर कौमी असम्बली से एजाज सादिक के नीचे उन्होंने दे दिया है? क्या बुलंद अख्तर राना साहब डायरेक्टली अब सर्व कर रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली को? ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, कल एक रिपोर्ट असद खरल हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने फाइल की है कल कि ये स्पीकर कौमी असम्बली से या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के दफ्तर के ऑडिट ऑफिसरों की खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, उनके टेलीफोन पे राब्ते हैं, बाकायदा कन्वर्सेशन उनकी कोर्ट की गई है। इन्होंने जो 14 नुकाती रिपोर्ट बनाई जा रही है, ये मसूफ जो हैं हमारे ऑडिटर साहबान जो हैं, आपको पता है हर करप्ट प्रैक्टिस में आगे मिल जाते हैं। इन्होंने जाके एक 14 नुकात की एक रिपोर्ट बनाई है, जाके स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक को उन्होंने उनके चैम्बर में पेश की है। उन्होंने फिर अपनी मर्जी से इनको बताया कि फलां चेंजेस करें, इसको दोबारा फ्रेम करके ले आएं। अच्छा। आजकल जो बुलंद अख्तर राना साहब हैं, जो ये हमेशा मुझे बताते रहते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सुन रहे हैं तो उनको मेरी बातें सुनकर तकलीफ होगी, लेकिन बात वही है, हम उनसे ये तवक्को नहीं करते कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान एक इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल में जो अदालत में पहुंची हुई है, उसके अफसरान जाके स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में खुफिया मुलाकातें करेंगे, खुफिया राब्ते रखेंगे। उनकी टेलीफोन यहाँ तक बताया गया उस रिपोर्ट में कि उनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन टेप की गई है स्पीकर कौमी असम्बली की और उस ऑडिट ऑफिसर की, जो मसूफ जो हैं उन्होंने उनसे जाकर सारी गुफ्तगू पे जितनी भी इनकी हुई है वो असद खरल की रिपोर्ट के मुताबिक वो सारी टेप हो चुकी है, एजेंसीज के पास उसका रिकॉर्ड है। क्या ये बात अफोर्ड की जा सकती है कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, उसके अफसरान किस कैपेसिटी में जाके स्पीकर कौमी असम्बली को उनके चैम्बर में, जिनका हल्का डाउटफुल है, जिसके खिलाफ नादरा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है, वो तारक मलिक के खिलाफ जो चार्जशीट है वो नादरा का ऑडिट ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट बना रहा है। मेरा ख्याल है कोई कहानी है और वो आप जानते हैं। इस पे बुलंद अख्तर राना साहब को इस पे वजाहत देनी चाहिए, उनको इस पे अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। क्या उनका कंप्रोमाइज हो गया हुकूमत पाकिस्तान के साथ? वो तो हमें ये बताते थे कि मेरा स्टेटस जज के बराबर का है, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ऑडिट डिपार्टमेंट को आप ये बाइंड अप कर दें। अगर इन्होंने जाके स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में खुफिया मुलाकातें करनी है, इन्होंने तारक मलिक के खिलाफ जाके चार्जशीट इन्होंने तैयार करनी है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बड़ा क्लियर है, इनका ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का के रिपोर्ट्स बनाएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दें, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जाने और वो जाने,
जहाँ तक बात है चौधरी निसार अली खान साहब के, ये ब्लफ ये करने में बड़े ये माहिर हैं। इनका निक नेम हमेशा हम यार दोस्त जब बैठते हैं ब्लफ मास्टर कहते हैं, क्योंकि एक पहला कर रहे हैं ये यहाँ पे ब्लफ हो रहा है। इससे पहले इन्होंने कहा था पार्लियामेंट कमेटी बना देते, इमरान खान साहब ने तकरीर फरमाई थी, उन्होंने खान साहब ये मसला ही नहीं है, और इमरान खान साहब बड़े भोले आदमी हैं, इन भोले चक्रों में आ जाते हैं। उन्होंने चक्कर दिया था इनको, उन्होंने कहा जी धांधली का कह रहे हैं, आए हम पार्लियामेंट कमेटी बना लेते हैं। उस पार्लियामेंट कमेटी को सुना है कभी आपने? वो किधर गई है? अब तारक मलिक साहब की बरतरफी पे पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन हो रहा है, कमाल हो गया। जस्टिस वजूद्दीन से करा लें अगेन, ये उनको ये गोली करा रहे हैं। और ये बताऊं, और ये गोली तरीके इंसाफ खाएगी ये, क्योंकि इनमें इनएक्सपीरियंस लोग हैं, इनको पता नहीं है पॉलिटिक्स का। चौधरी साहब 1985 से सियासत कर रहे हैं, वो सारे इनके राजो न्याज इनके जानते हैं। आप बताए जस्टिस वजीहुद्दीन का क्या काम है कि वो बैठ के एक टेक्निकल काम है। साहब मुझे ये बताएं, एक पब्लिक कारपोरेशन है, उसका एक हेड है, इस सारे इस काम पे लग जाएं, सारा मीडिया ये यहाँ पर डिस्कस करेगा, अब ये और पार्लियामान भी आ जाए, दोनों हाउसेज भी आके बैठ जाएं कि जी ये क्या। इसका मुझे तो बाद का ये लगता है कि ये जो असल इश्यूज हैं इनसे हटाने के लिए यहाँ भूख है, यहाँ महंगाई है, यहाँ गुर्बत है, यहाँ जिल्लत है, हर तरह की, ठीक है। और हम जो है रोजाना एक सुर्खी चाहिए हमें, और असेंबली को भी एक मौजूद चाहिए, ताकि हम इनसे ये ना पूछ सकें कि हजूर जो आपको असेंबली में हमने भेजा है, हमारे कुछ राइट्स हैं और वो आईने पाकिस्तान में लिखे हुए हैं, आपने उनको इंश्योर करने के लिए कुछ किया या नहीं किया। अब ये मुझे बताएं कि क्लासर साहब ये मसले, ये तैनातियां, ये बरतरफियां अभी क्यों याद आ रही हैं जब सारा जो रुख है तहकीकात का लाहौर की तरफ मुड़ा है? लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं। वो भी कुछ नहीं होना, बिल्कुल वैलिड सवाल है, कोई तहकीकात नहीं होनी। सर पहले जो हुई है वो देख लिया हमने। इन्होंने कहा जी मैंने कहा था ये सही इस्तेमाल करें, आपने नहीं की, टाइम टाइम फिश, मामला खत्म हो गया। इसी तरह ये भी खत्म हो जाना है। मुझे ये लगता है कि जैसे हमें कोई इशू चाहिए होता है, सवेरे हम भी गला फाड़ते रहें, हेडलाइनें और सुर्खियां चीखते रहें और असल इशूज पीछे ही दबे रहें। जी क्लास सब कुछ कहेंगे, ब्रेक लेनी है हाँ क्लास साहब मुझे ब्रेक लेनी है। ठीक है ब्रेक लेने। अब क्योंकि मैं बात करना चाह रहा था, कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक था, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब मज़ारबाग स्कैंडल में क्या नए सनसनीखेज इंकशाफात हैं, शेयर करें कुछ। शाजिया ये एक अजीब काम है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में हुआ कि पहली दफ़ा मस्जिदों को और तबलीगी जमात के जो इनके इज्तिमा जो होते रहे उनको कुछ मुफ्तियों ने इस्तेमाल किया है, लोगों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। तकरीबन 6.5 अरब रुपए का जो स्कैंडल है जो सामने आ चुका है पहले ही, हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टोरीज हैं। अब जो उसमें मजीद सनसनीखेज कुछ इंकशाफात हुए हैं कि उसमें एक सीक्रेट एजेंसी के ये 35 के करीब अफसरान शामिल हैं, जिसमें ब्रिगेडियर से मेजर लेवल तक के लोग हैं जो अपना पैसा यहाँ पे दे चुके हैं। उस मौलवी मुफ्ती ने एक सीक्रेट एजेंसी के 35 अफसरान को भी लूट लिया है। अच्छा। ऐसे एक बहुत बड़े आलम दीन है, वो जो तबलीगी जमात के हवाले से बड़ा नाम रखते हैं, खिलाड़ियों को या एक्टर्स को उनको तबलीग पे लाने के लिए उनका बड़ा नाम है, वो भी अपने पैसे इसमें उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किए थे अपने फॉलोअर्स को, वो भी अभी आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें बहुत सारे उन्होंने भी अपने फॉलोअर्स को कहा। और जो इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है शायद, जो मेरे लिए शॉकिंग है कि जो हमारे पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, एबटाबाद है, उसमें मानसेरा है, उसमें आपका नौशेरा है, बटग्राम है, मर्री है, ये इलाके जहाँ पे जल्जले आए थे, उनके लोगों से 6 रुपए के करीब तो ज़्यादा उन लोगों ने जमा करवाए हैं। तो मैं हैरान हूँ कि वो तो कहते थे हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, उनसे मुफ्ती एहसान ने कोई 5-6 रुपया कैसे इकट्ठा कर लिया है, ये पैसा बैंकॉक कैसे पहुँच गया है। एक उसमें अखवानी कोई मुलविस है, वो हीरे जवाहरात की कोई काने खरीद के दे रहा था मुफ्ती साहब को, जो लाल मस्जिद साहब के जहाँ मुफ्ती साहब थे, वो क्या कहानी। एक थाईलैंड अबैसी का एक ड्राइवर था, मेरा ख्याल है हमारे साथ डीजी नैब रावलपिंडी लाइन पे जी, लाइन पे मलिक साहब आप हमारे साथ लाइन पे हैं। जी 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 क्लास साहब जी मलिक साहब, ये पूरा स्कैंडल क्या है, हमें थोड़ी सी कोई ये डिटेल बताएंगे। आपका बड़ी मेहरबानी, आप सुबह आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप यूजुअली टीवी पे आते नहीं है, लेकिन क्योंकि स्कैंडल इतना बड़ा है कोई डिटेल हमें बताएंगे ये सारा क्या स्कैंडल है, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन लोग मुलविस हैं, बैंकॉक की क्या कहानी है इसमें, और इसमें ये सोने, हीरे जवाहरात, पराडो, गाड़ियाँ, मौलाना, ये सारे क्या चक्कर हैं सर? राउत साहब, मैं पहले तो दुनिया टीवी का मशकूर हूँ कि आज 9 दिसंबर जो कि इंसदाद बदनानी का आलमी दिन है की मुनासबत से मैं बात कर रहा हूँ, और ये दिन जो है ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में नैब भी आज इस्लामाबाद क्लब में एक इंटरनेशनल
सेमिनार कर रहा है। इस सिलसिले में आपकी वसातत से और आपके चैनल की वसातत से मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि होशियार रहें उन लोगों से जो मुजारबा मुशारका के इस्लामी इस्लाहत का गलत इस्तेमाल करते हैं और मजहबी लबादा और कर गैर मामूली मुनाफा का लालच देने वाले धोखेबाजों से, मुलाजमत का जाफा देकर जॉब रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे बटोरने वालों से, इश्तिहार के जरिए जैली और बेबुनियाद हाउसिंग सोसाइटियां बनाने वालों से, ज्यादा मुनाफा का लालच देकर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की जैली डिपॉजिट स्कीमों से, SMS के जरिए मुख्तलिफ इनामात का लालच देकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और एक साथ पर घरेलू अशिया और दीगर जरूरी सामान की जैली बुकिंग करने वालों से। इस सिलसिले में आपने जो मुझे मौका दिया है वो ये है कि जिस तरह इस मुल्क में 8-10-15 साल के बाद कोई ना कोई बड़ा स्कैंडल जो है वो आ जाता है, इसी सिलसिले में ये मुजारबे का स्कैंडल जो है ये रऊफ साहब 2011 से तकरीबन ये चल रहा है और 2013 में जनवरी में हमें एक एप्लीकेशन मिली है जिससे पता चला कि इस तरह का एक कारोबार हो रहा है जो लोगों से पैसे लेते हैं और उनको प्रॉफिट जो है 5,000 से लेकर 10,000 तक का प्रॉफिट पर मंथ दे रहे हैं। SCCP ने पे रिपोर्ट किया, ये 1 लाख पे दे रहे हैं सुबह सादिक साहब, 1 लाख पे, 1 लाख पर जी। इसी तरह SCCP ने भी रिपोर्ट किया कि इस तरह का कोई कारोबार हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने जो SCCP में रजिस्ट्रेशन कराई हुई है वो इस काम के लिए नहीं कराई हुई, बल्कि डिफरेंट कंपनीज के नाम पर SCCP पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई। जिस तरह मुफ्ती एहसान साहब ने फैजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन जब चेक किया गया तो ये बिल्कुल मामूली सी इंडस्ट्री और किराए के मकानों में ये कारोबार करते हैं। लेकिन इन्होंने एक मखसूस ग्रुप जो कि दीनदार लोग थे। अच्छा, साथ साथ ये बताते जाइएगा कि SCCP ने कुछ नहीं देखा, कोई ऐसी दे दिया उन्होंने उनको कि ये ले ले, हमने आपको रजिस्टर कर दिया। राउत साहब, इनफैक्ट SCCP ने उनको इस काम की परमिशन नहीं दी थी। इनसे उन्होंने परमिशन ली थी मुख्तलिफ इंडस्ट्री चलाने के लिए और काम इन्होंने ये शुरू कर दिया था। SCCP का भाई है कि कम से कम 2.5-2 साल तक ये काम करते रहे और उन्होंने इसको डिटेक्ट नहीं किया। अभी राउत साहब बात यह है कि जब एक कंपनी चली है मुफ्ती एहसान साहब की, तो इसके मुकाबले में मुख्तलिफ ग्रुप मैदान में आ गए। एक गुलाम रसूल अयूबी साहब हैं, मेजान ग्रुप के नाम से वो आ गए। मुफ्ती शबीर उस्मानी साहब अलवासे ग्रुप के नाम से आ गए। और यहाँ पर मैं एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि ये अलवासे ग्रुप जो है, ये इसका जो मेन ग्रुप है वो है मेगा लिंकर्स। आप हैरान होंगे कि मेगा लिंकर का जो डायरेक्टर है ये हरीपुर में एक बार्बर की दुकान चलाता था। अच्छा। और वहां से बार्बर की दुकान छोड़कर डायरेक्टर बना और लोगों ने इसके पास पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। अच्छा, फिर हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी हुई ना। जी जी, इसी तरह मौलवी इब्राहिम साहब जो है अलग ग्रुप के नाम से। कर्नल साहब जरा हमें इसकी मुजारबा की अगर डिटेल दें जरा थोड़ी सी कि 6.5 रुपए इकट्ठे करने के बाद क्या किया मुफ्ती एहसान साहब ने, और क्या इसमें लाल मस्जिद को यूज किया गया, तबलीगी जमात के लोगों को इस्तेमाल किया गया, जरा उसकी हमें डिटेल बताएं सर, कि हम चाहते हैं मैक्सिमम आपसे इंफॉर्मेशन लें। जी रऊफ साहब, सिर्फ लाल मस्जिद नहीं बल्कि बहुत सी मसाजिद को और मदरसों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा। पहले इन्होंने लोगों को तबलीग की है कि सूद जो है वो हराम है और मुल्क में ये जो कारोबार हो रहा है सूदी कारोबार, ये हराम कारोबार है। उसके बाद इन्होंने अपने आप को पेश किया कि हम ये कारोबार करते हैं और सूद से पाक मुनाफा जो है आप लोगों को दिया जाएगा। इन्होंने लोगों से जब पैसे इकट्ठे किए, लेकिन आगे प्रॉब्लम ये हुआ कि ना इनके पास कोई रिकॉर्ड है लोगों का। जो मुजारबा के और मुशारका के फॉर्म बने हुए हैं, अभी मौलवी एहसान ग्रुप वाले में 40 डायरेक्टर थे। हर डायरेक्टर ने अपने अपने फॉर्म जो है प्रिंट कराने शुरू कर दिए और किसी का कोई सीरियल नंबर जो है। अच्छा कर्नल साहब, ये बताएं, आप कोई एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ, जो जगह इस्तेमाल हुई? साहब थोड़ा सा काजी साहब अगर इजाजत दें तो वो जो जिन्होंने जो मदरसे इस्तेमाल में आते हैं, अभी डिटेल काफी है।
आम लोग बहुत लुटे हैं। कर्नल साहब से जरा डिटेल लेने का, सब एक्शन पे आते हैं मेरा ख्याल है। जो मदरसे साहब जो मदरसे इन्वॉल्व है, 8,000 बंदा लुट गया सर। नहीं जो मदरसे इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक कर्नल साहब को हम लाइन पे रखते हैं। कर्नल साहब माजरत के साथ प्रोग्राम में एक वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से बात का जो आगाज करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ डीजी नैब रावलपिंडी कर्नल रिटायर्ड सादिक मलिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मलिक साहब, जिस तरह के क्लासेस साहब ये भी बता रहे थे कि 8,000 लोग जो हैं वो लुटे हैं, वो इससे मुतासर हुए हैं, तो लुटने वाले ज्यादातर जो लोग थे वो जलजला जदगान इलाकों से उनका ताल्लुक था। इस बात को इन्वेस्टिगेट किया गया कि उनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, उनके पास इतनी रकम कहाँ से आई? नहीं जी नहीं, सिर्फ उस इलाके के लोग नहीं है, बल्कि इसमें रिटायर्ड फोर्सेस के लोग भी हैं और गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी हैं। इसमें यतीम है बच्चे, उनके भी पैसे हैं, बेवाओं के पैसे लगे हुए हैं। और वो उन्होंने, वैसे रऊफ साहब ने बताया है कि ये बटग्राम से लेकर मानसेरा, एबटाबाद, पेशावर, स्वाबी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, टेक्सला, इस इलाके को ज्यादा जो है इसको इन इलाकों को किया गया है। कर्नल साहब, हमें थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करें कि इसमें थाई एम्बेसी के एक ड्राइवर निसार का नाम आ रहा है, एक अफगान नेशनल खालिद का नाम आ रहा है। ये बैंकॉक की क्या कहानी है ये सारी के? ये मुफ्ती हसन, उसके बाद थाईलैंड, बैंकॉक, ये इस पे थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें जल्दी से। इसमें थोड़ा सा इस तरह हुआ कि वो कहते हैं चोरों को मोर पड़ गए। इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, चूंकि बैंक में ये पैसे रखते नहीं थे, इसलिए इन्होंने इसी तरह एक आदमी को इन्वॉल्व किया जो थाई एम्बेसी में मुलाजिम था, और बाद में उसको नेशनलिटी मिल गई और यहाँ से छोड़ के वहां चला गया। वो पैसे इनके लेकर इनको उसने लालच दिया कि आपको सोने और हीरे के कारोबार में थाईलैंड में लगाएंगे। अच्छा। और वो मैक्सिमम पैसा जो है वो थाईलैंड शिफ्ट हो चुका है। इसमें अफगानी भी शामिल है जो इस ग्रुप में शामिल है। इसी तरह रऊफ साहब, ये अलेक्जर ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके मौलवी इब्राहिम साहब जो है वो ये केस FIA के पास था जब से हमारे नए चेयरमैन आए हैं चौधरी कमर साहब, और इन्होंने खास तौर पर हदायत की कि चूंकि FIA के ऑर्बिट में ये आता नहीं है इन्वेस्टिगेशन, तो आप इसको नैब में ले आए, और अभी ये भी नैब के पास शिफ्ट हो गया है। जहां तक ये पैसे वापस लाने का ताल्लुक है, इसमें सर इस पे आते हैं थोड़ा सा। मुझे ये बताएं, ये भी दुरुस्त है कि इसमें एक सीक्रेट एजेंसी के 35 के करीब सर्विंग ऑफिसर जो हैं उनका भी नाम आ रहा है कि उन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट के साथ में एक उनका नाम आ रहा है, मौलाना तारिक जमील साहब का नाम आ रहा है कि उन्होंने भी पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, उनके भी पैसे डूबे हैं? नहीं राउत साहब, ये जहाँ तक एजेंसी की बात आप करें कि जो बुकिंग होती है तो उसमें कहीं नहीं लिखा जाता कि हम एजेंसी का आदमी है। यस, रिटायर्ड फोर्सेस के लोग शामिल हैं और उनके पैसे हैं इसके अंदर, लेकिन इस तरह कहीं नहीं होता है कि सर्विंग लोगों ने आपसे सर्विंग लोगों ने राब्ता नहीं किया जो मौजूदा हैं इसमें कि उनका पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है इसमें? ये राउत साहब, आप जिस तरह का हमारा कल्चर है आपको पता है कि इसमें मुख्तलिफ लोग हमारे पास राब्ता करते रहते हैं, लेकिन ये जो 8,000 हमें मिले हैं इसकी लिस्ट हम कोर्ट में दे रहे हैं कि कौन कौन से लोग इसमें अफेक्टेड हैं। अच्छा, मौलाना तारिक जमील पे क्या कहेंगे? मौलाना तारिक जमील साहब के पैसे भी इसमें इन्वेस्टमेंट हुए थे, उनके भी डूबे हैं या उन्होंने वापस लिए, उस पर भी कमेंट करें प्लीज आप। रऊफ साहब, ये इस तरह बहुत से उलमा के और बहुत से लोगों के पैसे हैं, लेकिन मौलाना साहब का डायरेक्ट इस तरह मुझे बात करते हैं लोग, लेकिन हमारे इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। सही। मौलाना साहब का वो आया था कि उनके 4 लाख रुपए थे और 4 लाख रुपए उन्होंने वापस ले लिए थे, अपना क्लाउड इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पैसे अपने वापस ले लिए थे। लकी रहे हैं, बच गए हैं, उन्होंने भी 4 लाख रुपए दिए थे मुफ्ती हसन साहब को। रऊफ साहब, इस तरह बहुत से लोगों के नाम हैं, लेकिन इस तरह बजायर मेरे पास कोई इस तरह का नाम नहीं है। लेकिन ये मैं लास्टली जी, ये मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि मौजूदा हमारे जो चेयरमैन साहब है, इस पे एक खास मखसूस हमने ग्रुप बना दिया है
और वो एक सेल क्रिएट कर दिया है सही जो शबर इसके ऊपर काम अच्छा कर रहा है। कुछ मलिक साहब कुछ लोगों का आप पे भी एतराज आता है, सवालात आप पे भी उठते हैं और ये इल्ज़ाम आता है कि शायद आपने मुफ्ती एहसान के साथ 18 करोड़ रुपया लेकर डील कर दी थी, उनको छोड़ दिया था। आप पे भी इल्ज़ाम लगता है कि आपने भी प्रॉपर तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल नहीं किया। इज इट ट्रू सर? राउत साहब, जब आप इस तरह के लोगों को और इतने बड़े लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इल्जाम तो फिर लगते रहते हैं। लेकिन अल्लाह शायद है, मैं और मेरी पूरी टीम इसकी हमने तहकीक की है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इल्जाम हम पर लगता है तो मौलाना साहब दोबारा गिरफ्तार ना होते और आज जेल में ना होते। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मसाजिद के नाम पर लूटने का पहला एक तो पहली बात तो ये है कि एक तो रोजगार कोई नहीं यहाँ पे, हाँ। और इसलिए लोग ढूंढते हैं, कोई वसीला ढूंढते हैं। दूसरी बात ये और मजहब के नाम पर लूटना बहुत आसान है। और फिर मैं ये कह रहा था, जो मेरे सवाल अभी तिश्ना किस दिन फिर इनसे पूछेंगे कि जो जगह इस्तेमाल हुई, एक मुकद्दस जगह को आपने इस तरह से इस्तेमाल किया, तो जिन्होंने होने दिया क्या उनके इल्म में था जो हो रहा है, या वो भी लुट गए? जिस तरह अभी ये बात हुई, लुट के चले गए ना, उनका भी पैसा बैंक। लेकिन मैं क्लास साहब वो बेचारा मैं अफसोस करने गया, एक फ्राडिया लुट गया एक दफा मेरे आबाई शहर में। तो जब मैंने अफसोस किया तो कहने लगा घबराएं मत, जब तक लालची लोग मौजूद हैं फ्राडिये भूखे मर ही नहीं सकते। तो ये भी एक अंसर है हमारे यहाँ कि हम जो है एक प्रॉफिट। वैसे काजी साहब आप तसव्वुर करें ना काजी साहब, मेरा तो कोई और स्टोरीज करने को जी नहीं चाह रहा। मेरा ख्याल है आज ड्रॉप करके जरा इसी पे बात कर लेते हैं। 8000 बंदे ने जाके 6.5 अरब रुपया मुफ्ती साहब और उनके हवारियों को दिया है। हमारी आवाम के पास पैसा है क्लासा साहब, इसका मतलब ये पैसा है। एक बात में जो कहते रहते हैं ना काजी साहब, किसी ने अपना जेवर बेच दिया, ये तो काजी साहब बात नहीं करने देते बात। सर बात ये है, आप खुद कहते रहते हैं गरीब हैं, मर गए, भूख है। ये भूखे लोग हैं। ये 6.5 अरब रुपया जिन्होंने मुफ्ती साहब को, मैं रजिस्टर्ड देख के आया हूँ सर, हाथ से लिख दिया उसने मुफ्ती साहब ने कि काजी साई साहब आए थे 5 लाख रुपया, रऊफ साहब आए थे 6 लाख रुपया, शाहजहा साहब ने जमा किया। ये महज एक सादा उन्होंने उस पर रजिस्टर पे किया है। और बड़े बड़े लोग इसमें हैं, उनके नाम आना शुरू हो जाए तो शायद हम कांप के रह जाएंगे। अच्छा ये लोग भी इन्वॉल्व थे, ये लोग भी मुलविस थे, इसमें पैसा खा रहे थे। अंदाजा करें हरिपुर से एक हजाम उठता है, जरा तसव्वुर करें, जो भी मलिक साहब बता रहे थे, सुबह सादिक मलिक साहब, हरिपुर से हजाम उठता है, वो डायरेक्टर बन जाता है, कंपनी बना के अरबों खा जाता है। ये इस आवाम से बाज़ दफा हमदर्दी की ज्यादा मेरा ख्याल नहीं है। मुझे भी इजाजत दें। 8000 आदमी लुटा है। 8000 आदमी एक ना लाहौर के एक मोहल्ले में 20,000 आदमी रहता है। तो 8000 आदमी आपकी मिडिल क्लास को 10 से 15% जरूर है, या 10% तो है जिसमें पैसे हैं, जिसमें लोगों ने अपनी बचतें रखी हुई हैं, किसी ने बैंक में 2 लाख के पास पैसा कहां से आया? नहीं, तो इसमें कोई लिखा हुआ है कि जलजला जदगान देके गए साहब नहीं है वहां के लोग जो लाके बता रहे हैं। तो अब क्या आपका ख्याल है, कोई सारे स्टार्व कर रहे हैं लोग? छोटे 6-8 हजार आदमी अगर 50-50 हजार भी दे, 1-1 लाख भी दे, तो कितनी बड़ा अमाउंट बन जाता है। काजी साहब मेरा सवाल मेरे ख्याल में गलत पास सुने जा रहे हैं। नहीं, गलत पास से नहीं जा रहे सर, वही सुन लें सर। 8000 बंदा, ये 8000 बंदा कोई, मैं फिर कह रहा हूँ मोस्टली, मतलब इसमें 80% लोग, वो कर्नल साहब खुद बता रहे थे, उन्होंने नाम बताए, मरी के हैं, एबटाबाद के हैं, आपके बडग्राम के हैं, मनसेरा के हैं। ये वो इलाके नहीं है जो मुआशी तौर पर बहुत बड़े खुशहाल। अच्छा, ये पर्टिकुलरली पिछले 10 सालों से टूरिज्म भी खत्म हो चुकी है, दहशतगर्दी की वजह से, जलजला जदगान की वजह से। अगर 8000 बंदे के पास जो इन एरियाज में रहता है, अगर उनके पास 6.5 अरब रुपया आ गया है। अच्छा, ये स्कैंडल की और जहतें बहुत हैं, ये सिर्फ एक हिस्सा है। ये अमाउंट जो मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसी में मुख्तलिफ मजीद स्कैंडल फिरते जा रहे हैं, मजीद पार्टीज आती जा रहे हैं। ये 50 अरब रुपए से ज्यादा का स्कैंडल बनने वाला है। ये सिर्फ 6.5 अरब नहीं है, वो डिटेल लेंगे हम आपके सामने। अगर 8000 बंदे के पास 6.5 अरब है तो काजी साहब 18 करोड़ पे जरा इसको जरब दिया, कितना पैसा बनता है आपके पास? नहीं देखिए, ये तो मतलब ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। नहीं कर सकते आप ये जो 8000 आदमी है, यकीनन ये मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था। ये इस मुल्क का किसान नहीं था, ये इस मुल्क का नाई नहीं था, इस मुल्क का मोची नहीं था। नहीं है काजी साहब, मिडिल क्लास में पैसा, नीचे कौन सा पैसा है? पीछे आप 8 से 10 हजार देते हैं एक मजदूर को तनख्वाह, उस बेचारे ने कहां से लेनी है सब कुछ? सर मैं ये बता रहा हूं, जो सबसे बड़ी बात है, ये मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं, ये तबलीगी जमात से ज्यादा इनका तल्लुक है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि एक मुझे मैसेज आया जी आप ये तस्वर दे रहे हैं शायद तबलीगी जमात इसमें मुलविस है, हम कोई तस्वर नहीं दे रहे। नैब के पास जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि उन्होंने खुद कहा है, सुबह सादिक मलिक साहब ने,
कि जनाब ये तबलीग को इस्तेमाल किया गया है, तबलीगियों के जरिए ही ये बात को फैलाई गई है, उन्हीं की मस्जिदें, उनके ऐलानात। बल्कि दुख की बात तो यह है कि उनको चाहिए था तबलीग वालों को कि वो इसको कंडमनेशन करते, आगे आते, प्रोसिक्यूट करवाते। वो कवर अप के चक्कर में पड़ गए सर। और मैंने नाम लिया आपको बकायदा, जहां पे सीक्रेट एजेंसीज के 35 लोग हैं जिनसे हम तवक्को करते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कहां फ्रॉड हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा। वो लुट गए हैं। एक बहुत बड़े मौलाना तारिक जमील साहब का 4 लाख रुपया था इसमें, उन्होंने शायद अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके वापस ले लिए पैसे। जब इस तरह के लोग वहां पे आएंगे बात तो होगी। और ये पहला स्कैंडल है कि मस्जिद में बैठ के उन मुफ्तियों ने 8,000 बंदा लूटा है। और काजी साहब ये काम ना रहे। एक मैं और बताऊं, ये जो है ना मुफ्ती साहब, सबसे पहले इन्होंने अपने गाँव को लूटा है, अपने गाँव के लोगों से पैसे इकट्ठे किए। आम गरीब लोग हैं, किसान है, छोटी मोटी मजदूरियां करते हैं। वो जो आप कह रहे हैं मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास कोई एग्जिस्ट नहीं करती आपके देहातों में। ये मोस्टली रूरल एरियाज के लोगों को लूटा गया सर। इसमें अरब जो क्लास साहब बैंकॉक चला गया, इसका मतलब ये खुद भी लूट गए। बात यह है कि अच्छा जब इन्होंने इनके साथ पकड़ा मुफ्ती एहसान को, उसके साथ ये प्ली बार्गेन डील हुई, उसने 45 करोड़ रुपया जो सुनने में आया है, उसने अपने घर के गैराज में गया, वहां से बोरियों से नोट उसने लिखा के दिए कि ये लें जनाब 45 आप करोड़ लें। अच्छा। और मसूफ ने बहुत बड़ा शोरूम बनाया हुआ था यहाँ पे गाड़ियों का। एक इतना बड़ा स्कैंडल है काजी साहब कि इसको एक अर्थ प्रोग्राम तो बाज़ दफा इसको सम अप ही नहीं कर सकते। बैंकॉक में जा रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं अंदाजा करें। एक ड्राइवर है एम्बेसी का, एक मुफ्ती साहब है मस्जिद के, उसके बाद अभी आपने सुन लिया एक हजाम है वहां पे हरिपुर के, एक बार्बर साहब हैं। इन्होंने लूटा है सर्विसेज के लोगों को, आर्मी के लोगों को, इन्होंने मौलाना को लूटा है, इन्होंने इस मुल्क के 8,000 बंदों को लूटा है। नाम फिर वही इस्तेमाल किया गया मजहब का और मस्जिद का। जाते जाते मैं एक वजाहत और भी इधर आ गई हमारे पास के कुछ तकरीबन 60,000 के करीब कारोबार हैं जो SCCP मॉनिटर करती है। वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है कोई सिलसिला ऐसा कि हम सबको मॉनिटर कर सकें, लेकिन बहरहाल फिर कोई तरीका तो होना चाहिए इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं ताकि लोग लुटने से बच सकें। को हम फॉलो अप करते रहेंगे, मजीद क्या इंकशाफात होते हैं हम अपने प्रोग्राम में आपके जरिए जो है नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। काजी साहब इंशाल्लाह कल आपकी जो खबरें मजीद हम शेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्कैंडल था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।